हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th के वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे और चैप्टर का नाम है समय की शुरुआत से। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि किन स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं मेंस परीक्षा में, उनके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले जो पार्ट है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो स्टूडेंट टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है, एनसीईआरटी सब्जेक्ट जो किताब है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी राज्य में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला जो आपका पार्ट है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो चैप्टर है समय की शुरुआत से, चैप्टर का नाम क्या है? समय की शुरुआत से। सबसे पहली बात है, 56 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर मनुष्य के समान प्राणियों का उद्भव हुआ। कितने समय पहले उद्भव हुआ? 56 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य जैसे प्राणियों का उद्भव हुआ। उस तदुपरांत कालांतर में अनेक प्रकार के मानव उत्पन्न और विलुप्त हुए। अनुमानतः आधुनिक मानव की उत्पत्ति लगभग 1,60,000 वर्ष पूर्व मानी गई है। तो एनसीईआरटी किताब में बताया गया है कि आधुनिक मानव की जो उत्पत्ति है वह कितनी है? 1,60,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानव की उत्पत्ति को माना गया है। देखिए, एक महान वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित हुई, जिसमें यह दलील दी गई कि मानव का विकास जानवरों से हुआ है और जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान स्वरूप में आया है। यानी मानव जो है वो मानव जो स्वरूप बदला है वह किससे बदला है? जानवरों से बदला है, और जानवरों से बदलकर ही जो मानव है वर्तमान स्वरूप में अपने अस्तित्व में आया है। मानव जीवाश्म पत्थर के औजार और गुफाओं की चित्रकारी मानव विकास के इतिहास के प्रमुख स्रोत है। यानी हम अगर मानव के विकास के इतिहास के बारे में बात करें तो जीवाश्म पत्थर के औजार और गुफाओं में जो चित्रकारी है उनसे हमें पता चलता है कि मानव का विकास किस तरह से हुआ है। प्रजाति या स्पीसीज जीवों का ऐसा समूह होता है जिसके नर मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करके संतान उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। तो देखिए, अगर हम बोलें कि कोई भी प्रजाति यानी कोई भी एक जीव किसी जाति का सदस्य है, तो इस बात का अर्थ ये होता है कि नर व मादा मिलकर संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं और उसकी संतान भी आगे अपनी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। यदि ऐसा जीव है तो हम उसे क्या कहेंगे? एक प्रजाति का वह क्या है? जीव है। एशिया व अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों के प्राइमेट्स यानी कि मैमल्स की बात करें तो प्राइमेट पाए गए और 240 लाख वर्ष पूर्व इसी प्राइमेट श्रेणी में होमिनॉइड का उद्भव हुआ। होमिनॉइड वानर अर्थात एप इसी प्राइमेट श्रेणी में आते हैं। तो होमिनॉइड जो हैं वो किस में आते हैं? प्राइमेट में आते हैं। और इसी प्राइमेट में क्या आते हैं? वानर आते हैं। होमिनॉइड में क्या आते हैं? एप आते हैं या वानर आते हैं। 25 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी का बड़ा भाग बर्फ से ढका था। परिणामतः जलवायु वनस्पति की पारिस्थितिकी में व्यापक अंतर आया। जंगल कम हो गए, घास के मैदान विस्तृत भूमंडल में फैल गए। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस धीरे धीरे लुप्त हो गए। उसके स्थान पर दूसरी प्रजातियों का विकास हुआ और होमो को इसी प्रजाति का सबसे पुराना प्रतिनिधि माना जाता है। तो जो पहले जो पृथ्वी का जो अधिकांश भाग था वो जो बर्फ से ढका हुआ था, वो धीरे धीरे जलवायु में परिवर्तन के कारण घास के मैदान में परिवर्तन हुआ और ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मानव थे वो धीरे धीरे लुप्त हुए। उनकी जगह दूसरी प्रजाति आई और होमो प्रजाति उसके बाद यहाँ पर आती है। और होमो प्रजाति क्या होती है? सबसे पुरानी प्रतिनिधि मानी जाती है। होमो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी। इसमें स्त्री व पुरुष दोनों शामिल हैं। होमो वैज्ञानिकों ने इसे कई प्रजातियों में बांटा है। होमो हैबिलिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। होमो हैबिलिस औजार बनाता था। होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर पैरों पर चलने वाला मानव था। और होमो सेपियंस चिंतनशील मानव है जो सोच समझ सकता है। तो वर्तमान में जो मानव का स्वरूप है वह क्या है? होमो सेपियंस है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मानव था जो औजार बनाता था? तो वो औजार बनाने वाला मानव है होमो हैबिलिस। सीधे खड़े होकर चलने वाला मानव कौन है? होमो इरेक्टस। तो इरेक्टर मतलब इरेक्ट माने सीधा होना होता है, तो उसके अर्थ भी यही होता है होमो इरेक्टस। होमो सेपियंस ऐसा मानव है जो चिंतनशील मनुष्य है। आगे हम बात करें होमो हैबिलिस के जीवाश्म इथोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुबई गॉर्ज नामक स्थान पर पाए गए हैं।
तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन कई परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा गया है कि कौन से मानव के जो जीवाश्म है इथोपिया के ओमो और तंजानिया में आल्डुबई गॉर्ज में पाए गए हैं, तो वह कौन सा है? होमो हैबिलिस। तो होमो हैबिलिस के प्रमाण है वो कहाँ से मिलते हैं हमें? इथोपिया और तंजानिया से। ये प्रजाति अनुमानतः 10 लाख वर्ष पूर्व तक जीवित थी। तो होमो जो हैबिलिस है वर्तमान में जीवित मानव नहीं है, यह 10 लाख वर्ष पूर्व तक ये मानव जीवित था। आगे हम बात करें होमो निएंडरथैलेंस यानी निएंडरथैलिस। तो निएंडरथैलिस जीवाश्म 1,30,000 से 35,000 वर्ष पूर्व यूरोप, पश्चिमी व मध्य एशिया में पाए गए हैं, जबकि यूरोप में इसके जीवाश्म 35,000 वर्ष पूर्व अचानक गायब हो गए। तो उसके बाद जो मानव आया वह आया होमो निएंडरथल। तो निएंडरथल मानव के जो जीवाश्म है वो 35,000 वर्ष पूर्व तक के पाए गए हैं। उसके बाद निएंडरथल के जो जीवाश्म नहीं मिलते। इस बात का अर्थ यह है कि 35,000 वर्ष पूर्व तक निएंडरथल मानव जीवित था, उसके बाद वह जीवित नहीं रहा। जीवाश्मों का नामकरण दिलचस्प है। उनका नाम उनके स्थलों के आधार पर रखा गया है जहां ये जीवाश्म सर्वप्रथम मिले हैं। जैसे निएंडर घाटी में पाए गए जीवाश्म को होमो निएंडरथालेंसिस कहा जाता है। तो देखिए जहां पर सबसे पहले उस मानव के जीवाश्म मिले हैं उस स्थान के आधार पर ही उस मानव का नाम रख दिया गया है, नामकरण कर दिया गया है। जैसे निएंडर घाटी में पाए गए जीवाश्म के आधार पर, अवशेषों के आधार पर वहां जो मानव के अवशेष मिले हैं उनका नाम रखा गया है होमो निएंडरथालेंसिस। आगे हम बात करें, निसंदेह आदि मानव कई तरीकों से अपना भोजन इकट्ठा करता होगा। जैसे संग्रहण करके, गैदरिंग, शिकार करके, हंटिंग करके, अपमार्जिंग, स्केवेंजिंग के द्वारा और मछली पकड़ने के द्वारा अपने भोजन का क्या करता था? वह इकट्ठा करता था, उसका उपयोग करता था। अल्टामीरा, यह गुफा स्पेन में है। अल्टामीरा गुफा कहाँ पर है? स्पेन में है। इसकी छत पर चित्रकारियां बनी हुई हैं। क्या बनी हुई हैं? चित्रकारियां बनी हुई हैं। तो हमें ये पता चलता है कि प्राचीन समय में मानव गुफाओं में क्या करता था? चित्रकारी करता था। पुरातत्वविद किसे कहते हैं? देखिए यह वह वैज्ञानिक होते हैं जो मानव इतिहास का अध्ययन खुदाई से मिले अवशेषों के अध्ययन के द्वारा करता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। होमोनिड नामक परिवार के सदस्य होते हैं जिसमें सभी रूपों के मानव प्रणाली शामिल होते हैं। तो जितने भी मानव प्रणालियां हैं, मानव के स्वरूप हैं, उन सबको होमोनिड कहा जाता है। चाहे वो होमो हैबिलिस है, चाहे वो होमो इरेक्टस है, चाहे वो निएंडरथल है, चाहे वो होमो सेपियंस है, उनको सब में एक वर्ग में रखा जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? होमिनिड कहते हैं। अगर हम बात करें होमिनिड की विशेषता क्या है, तो देखिए होमिनिड की विशेषता है बड़ा मस्तिष्क होता है, सीधे खड़े होकर चलना होता है, 2 पैरों पर चलना होता है। तो मानव की जो विशेषता है, मानव प्रजाति की जो विशेषता है वह है बड़ा मस्तिष्क होना, सीधे खड़े होकर चलना, 2 पैरों पर चलना। आधुनिक मानव के उद्भव के 2 सिद्धांत प्रचलित हैं। आधुनिक मानव के उद्भव के 2 सिद्धांत इस विश्व में प्रचलित हैं। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सिद्धांत और प्रतिस्थापन का सिद्धांत। तो आधुनिक मानव के उद्भव के 2 सिद्धांत हैं, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सिद्धांत, अनेक क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मानव की उत्पत्ति हुई है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मानवों की उत्पत्ति हुई है। प्रतिस्थापन सिद्धांत कहता है कि मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ है, वहां से वह विभिन्न इलाकों में पहुंचा है। अगर हम बात करें कि मान्य सिद्धांत इनमें से कौन सा है, तो मान्य सिद्धांत है प्रतिस्थापन का सिद्धांत, जिसके आधार पर मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ है और वहां से वह विभिन्न स्थानों में इलाकों में पहुंचा है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस की। देखिए लैटिन भाषा के ऑस्ट्रल यानी दक्षिण और यूनानी भाषा के पिथेकस यानी वानर से मिलकर यह शब्द बना है। लैटिन भाषा और यूनानी भाषा के, लैटिन भाषा का ऑस्ट्रल जिसका अर्थ होता है दक्षिणी और यूनानी भाषा के पिथेकस जिसका अर्थ होता है वानर से यह शब्द बना है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के आद्य रूप में उसकी ऐप वानर व्यवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहे। आदि मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं से हमें उसकी जीवन शैली का ज्ञान होता है। जैसे केन्या में के किलाम्बे ओलोरजेसाइली, यानी केन्या में किलाम्बे और ओलोरजेसाइली जैसे स्थानों की खुदाई से हजारों की संख्या में शल्य उपकरण और हस्त कुठार मिले हैं, जो कि 7 लाख से 5 लाख वर्ष पुराने औजार हैं।
तो देखिए, हमें यदि आधुनिक मानव की जीवन शैली का पता करना है, आधुनिक मानव के जीवन के बारे में पता करना होता है, तो आधुनिक मानव की जीवन शैली के ज्ञान के बारे में हमें पता चलता है कि वह उस समय किन किन उपकरणों का उपयोग करता था। जैसे केन्या के किलाम्बे और ओलोर शैली में शल्य उपकरण यानी शल्य चिकित्सा के उपकरण और हस्त कुठार यानी हाथ से चलाने वाले जो कुठार हैं, उनको अवशेष मिले हैं जो 7 लाख से 5 लाख वर्ष पुराने हैं। इसी क्रम में चूल्हे का मिलना इस बात का सबूत है कि इस काल में आग पर नियंत्रण कायम हो चुका था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आग पर नियंत्रण के द्वारा ही चूल्हे पर आप क्या बना सकते हो, अपना भोजन तैयार कर सकते हो। इसके अतिरिक्त संभवतः ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मानव है जिसने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए। अनुमानतः स्त्री और पुरुष दोनों ही पत्थर औजार बनाने में कुशल थे। तो दोनों ही यानी स्त्री और पुरुष दोनों ही पत्थर के औजार बनाते थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव। सिले हुए कपड़ों का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य 21,000 वर्ष पुराना है। इसके साथ ही हड्डी, सींग, हाथी के दांत, लकड़ी पर नक्काशी की प्रथा शुरू हो चुकी थी। जीवित प्राणियों में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसने विचार व्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग किया, यानी अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का उपयोग किया। मानव ने ही सबसे पहले इस प्रणाली को अपनाया है। इसके अतिरिक्त उच्चरित भाषा और कला के मध्य अटूट संबंध को इनकार नहीं किया जा सकता, कारण दोनों ही संप्रेषण के सशक्त माध्यम हैं। कला के माध्यम से भी संप्रेषण हो सकता है और भाषा के माध्यम से भी संप्रेषण हो सकता है, विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। मानव ने अपने अंतिम चरण में 10,000 से 4,500 वर्ष पूर्व जंगली पौधों को उगाना, जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। कब? 10,000 से 4,500 वर्ष पूर्व, यानी खेती करना सीख लिया और पालतू जानवरों को पालतू बनाना भी सीख लिया। उसने एक स्थान पर रहकर खेती करना भी प्रारंभ कर दिया। निसंदेह मानव की कृषि पर निर्भरता से उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, यानी मानव की जो कृषि पर निर्भरता थी उसके कारण उसके जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आता है, क्योंकि उसी से समाज बनता है, समाज से सभ्यताएं विकसित होती हैं, सभ्यताओं से राज्य बनते हैं। तो वह सब किसके द्वारा हुआ? कृषि के कारण हुआ, क्योंकि उससे पहले मानव यायावर की स्थिति में रहता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। वर्तमान युग में भी शिकारी संग्राहक समाज दुनिया के कई भागों में विद्यमान है। अफ्रीका के कालाहारी में रहने वाला कुंग-सेन समाज इसका जीवित प्रमाण है। देखिए, कुंग-सेन समाज जो है अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है, कालाहारी स्थान पर पाया जाता है, वहां पर यह जीवित संग्राहक का प्रमाण है। तो कौन सा समाज है? कुंग-सेन समाज इस बात का जीवित प्रमाण है। संचार व भाषा। आरंभ में होमिनिड भाषा में हाव भाव या हाथों का हिलाना या गाना गुनगुनाना मौखिक संचार का प्रयोग करते थे। मनुष्य की वाणी का प्रारंभ बुलाने की प्रक्रिया से हुआ, यानी सबसे पहले जो मनुष्य की वाणी है वो बुलाने से शुरू हुई है। आरंभ में मानव ने बहुत ध्वनियों का प्रयोग किया, धीरे धीरे ये ध्वनि भाषा के रूप में क्या हो गई? विकसित हो गई। औजार का निर्माण। देखिए, प्रारंभिक मानव ने औजार का प्रथम बार निर्माण करके अपने संगठनात्मक कौशल और स्मरण शक्ति का परिचय दिया। तो देखिए, औजार का जो निर्माण है वह उसके संगठनात्मक कौशल और उसकी स्मरण शक्ति का क्या है? परिचय देता है। हादजा जनसमूह, यह शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा समूह है। हादजा जनसमूह क्या है? शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा समूह है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हादजा जनसमूह क्या है? शिकारियों और संग्राहकों का एक छोटा समूह। शिकारी संग्राहक समाज, यह समाज शिकार करने के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीजों का विनिमय और व्यापार करते हैं। तो कुंग-सेन समाज भी इसका उदाहरण है, जो कालाहारी जंगलों में या कालाहारी स्थान में पाया जाता है अफ्रीका में। हिमयुग का अंत। लगभग 13,000 साल पहले हिमयुग का अंत होने से मानव में अनेक परिवर्तन आए, जैसे खेती करना और पशुपालन करना। तो इस तरह से मानव ने हिमयुग के अंत के बाद खेती करना शुरू किया, पशुपालन शुरू किया, एक जगह रहना शुरू किया, सभ्यताओं का विकास हुआ, भाषा का विकास हुआ, संप्रेषण का विकास हुआ और धीरे धीरे मानव ने अपने आप को अन्य जीवों से उच्चतर बनाया। तो इसी के साथ दोस्तों हमने इस चैप्टर को समाप्त किया। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो इसको दोबारा रिवाइज करें, और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अन्य चैप्टर भी हम क्लासेज अपलोड करते रहेंगे, और इसी के साथ अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए। और यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करिए। नमस्कार, धन्यवाद।